मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग इतिहास विषय के शिक्षण में अधिगम संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले हम पुस्तकालय या सामुदायिक संसाधन, शब्दकोश, विश्वकोश आदि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इन्हीं अधिगम संसाधनों में अगला एक महत्वपूर्ण संसाधन जिसको हम कह सकते हैं यह महत्वपूर्ण होता है, वह है इतिहास कक्ष या क्लब। इतिहास कक्ष या क्लब, ठीक है ना। इतिहास कक्ष या क्लब। इतिहास कक्ष एक तरह से कहा जाए कि किसी भी विद्यालय के अंदर शिक्षण कार्य को प्रभावी, रोचक, सरल बनाने के लिए एक प्रयोगशालाओं का जो महत्व है वो हम सब जानते हैं। किसी भी विषय को, चाहे हम ये कहें कि भूगोल है तो निश्चित है कि भूगोल के लिए एक अलग प्रयोगशाला का होना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारे ऐसे संसाधन होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रयोग होते हैं जिसको कि हम उसके प्रयोग करके और उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। विज्ञान विषय के सभी विषय ऐसे हैं, चाहे भौतिक विज्ञान है, चाहे रसायन विज्ञान है, चाहे बायोलॉजी है, जो भी हैं, सभी के अंदर ये कहा जाए कि इनके अधिगम जो प्रयोगशालाएं हैं ये बहुत अधिक महत्व रखती हैं। तो प्रश्न उठता है कि इतिहास में ऐसा क्या है जिसके लिए एक अलग कक्ष, प्रयोगशाला तो हम क्या कहेंगे लेकिन उसे एक कक्ष में जो है उसकी अलग से कक्ष की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसमें कोई प्रयोग हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई उसकी विषय वस्तु नहीं है कि जिसको प्रयोग किया जा सके, या उसके अंदर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके लिए हमें एक अलग से कक्ष की आवश्यकता है। हम उसे आसानी से विद्यालय की नियमित कक्षाओं के अंदर आसानी से पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ये सोच है यही इतिहास के महत्व को कम करती है कि हम आम दैनिक व्यवस्था के अनुसार इतिहास को बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बालक के लिए वह चीज रोचक बनाना संभव नहीं है। इसीलिए इतिहास कक्ष का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इतिहास कक्ष की एक विद्यालय में आवश्यकता, यहाँ तक कि इसकी जो आवश्यकता थी, इसका जो महत्व था वो इस तरह से आंका गया कि अमेरिका में सर्वप्रथम बाकायदा इतिहास विभाग की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि एक इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में समझना, पढ़ना या जानने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसमें बालक की रुचि हो। अब रुचि कैसे होगी? जब तक उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को प्रदर्शित नहीं किया जाए, या यूँ कहा जाए, हम इतिहास में सीधी बात स्पष्ट हो जाती है कि हम मूल अवशेषों को लाकर हम विद्यार्थी को नहीं दिखा सकते। हम किसी दुर्ग के बारे में पढ़ा रहे तो पूरा दुर्ग उठाकर विद्यार्थी के सामने कक्षा विद्यालय के अंदर नहीं ला सकते, लेकिन उसकी वीडियोस ला सकते हैं, उसकी पिक्चर मतलब मूवी बनाकर ला सकते हैं, उसके जो चित्र हैं उनके माध्यम से हम बालकों को समझा सकते हैं। अगर उन चित्रों को बालक प्रत्यक्ष देखता है तो उसे बड़ा रोचक लगता है, वीडियो को देखता है तो वीडियो या फिल्म जो देखता है उसकी, तो वो बालक के लिए बहुत रोचक बात होती है। इसीलिए एक विषय को रोचक बनाने के लिए अब कहा जाए कि हाँ हम फिल्म के माध्यम से, तो फिल्म को दिखाने के लिए बाकायदा उसको प्रोजेक्टर की आवश्यकता है, पर्दे की आवश्यकता है। इन चीजों को रखा कहाँ जाएगा? किसी के साम्राज्य विस्तार को बताना है तो हमें मानचित्र की आवश्यकता है, तो मानचित्र लाया भी जाएगा तो वो रखेगा कहाँ एक इतिहास अध्यापक? तो निश्चित है कि कोई एक निश्चित स्थान तो होना चाहिए। वह स्थान क्या होगा? वह स्थान होगा इतिहास कक्ष। इतिहास कक्ष। और यही एक कारण था कि इतिहास कक्ष की मांग बढ़ने लगी, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जो कि भूतकाल को हमारे सामने
वर्तमान को समझते हुए भविष्य की योजनाओं का निर्माण किया जाता है। इतिहास एक वह विषय है जो भी भूतकाल के अनुभव वर्तमान में रखते हुए भविष्य की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या एक बहुत बड़ा आधार प्रस्तुत करता है। इसीलिए इस विषय को जो महत्वहीन होता जा रहा था, इसकी महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए मांग उठी कि बाकायदा इस विषय को रोचक बनाने के लिए इसके जितने भी अधिगम संसाधन हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें कक्ष का निर्माण करना चाहिए विद्यालय में। जैसे अन्य विषयों की प्रयोगशालाएं होती हैं वैसे ही इतिहास का भी एक कक्ष होना चाहिए। इसी मांग के चलते अमेरिका में सबसे पहले इतिहास कक्ष की तो कक्ष लेकिन इतिहास विभाग की स्थापना की गई और वहीं से इतिहास को एक महत्वपूर्ण और इतना महत्व मिलने लगा कि यह एक हर स्थान पर, हर विद्यालय या हर यूनिवर्सिटीज में एक बाकायदा अलग से कक्ष या विभाग की स्थापना की जाने लगी। और उसी के कॉन्सेप्ट है, उसी के परिदृश्य में आकर भारत में भी इसकी मांग उठने लगी। अब बात यह आती है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसे इतना आवश्यक माना गया। इस चीज को प्रोफेसर गाटे ने परिभाषित किया है। प्रोफेसर वी गाटे के अनुसार इतिहास कक्ष वस्तुतः इतिहास कक्ष वस्तुतः इतिहास की एक इतिहास की एक प्रयोगशाला है जहां विद्यार्थी प्रयोगशाला है जहां विद्यार्थी प्रतिदिन ज्ञानार्जन तथा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए करने के लिए कार्य करेंगे। अगर प्रोफेसर गाटे की इस परिभाषा को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा, इतिहास कक्ष वस्तुतः इतिहास की एक प्रयोगशाला है। क्या है? प्रयोगशाला है। अब वो प्रयोगशाला कैसी है? जहां विद्यार्थी प्रतिदिन ज्ञानार्जन तथा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कार्य करेगा। यानी कि कहां पर अब उसे किसी का साम्राज्य विस्तार को पढ़ना, जैसे शिवाजी या हम ये कहें कि अकबर के साम्राज्य विस्तार को पढ़ना या समझना है तो उसे मानचित्र की आवश्यकता है। अब शिक्षक ने बेशक उस मानचित्र के माध्यम से उसको समझाए, लेकिन बालक स्वयं के स्तर पर जब उसका अध्ययन कर सकता है तो वो उसे मानचित्र उपलब्ध हो, वो उसका अध्ययन करे। तो एक शिक्षक की बताई हुई बात और स्वयं का अध्ययन किया गया उसमें बहुत अंतर होता है और बालक उसमें अधिक सीख पाता है। हम ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वहाँ का नगर नियोजन। अब हमने बहुत कुछ समझा, इस चीज को देखा कि उसके नगर की व्यवस्था कुछ शतरंज के खेल की तरह या उसके चौखानों की तरह हुआ करती थी, या मतलब बहुत सारी बातें इसके संबंध में कही जाती। अब बालक कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वर्तमान में तो ऐसा स्क्वायर में तो कहीं नहीं है कि बिल्कुल स्क्वायर
उस समय ऐसी व्यवस्था कैसे हो सकती थी। बालक उसका बाकायदा मॉडल के माध्यम से उस चीज को समझने का प्रयास कर सकता है कि वहाँ की जल निकास व्यवस्था वर्तमान से बहुत अच्छी थी, कि वहाँ पर कचरा कई नालियों में बहकर नहीं जाता था। तो ये कैसे हो सकता है, खड्डों में पानी नालियों के बीच में खड्डे हुआ करते थे तो उनमें कचरा गिर जाया करता था और पानी बह के आगे निकल जाएगा। तो बालक उस चीज को बाकायदा मॉडल के माध्यम से प्रयोग करके और समझ सकता था कि ऐसा हो सकता है क्या। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बालक में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है, उसको शांत करने के लिए वह उसमें बाकायदा जाकर उन चीजों को देख सकता है, उनके प्रतिरूपों को देखकर समझकर और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। इसीलिए इतिहास कक्ष की आवश्यकता होती है। उन्होंने आवश्यकताओं से संबंधित कुछ बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत किए कि इतिहास कक्ष की आवश्यकता क्यों थी। इतिहास कक्ष की आवश्यकता क्यों थी, इस चीज को समझने के लिए क्या हम बीडी गार्डे की परिभाषा के आधार पर हमने समझा कि बालक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक तरह की वह इतिहास की प्रयोगशाला बन सकती है या प्रयोगशाला होती है। तो यहाँ पर बालक किस तरह का उसका विकास होता है। तो सबसे पहली चीज है अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण, इतिहास के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है, क्योंकि अब एक कक्ष के अंदर जब बालक जाता है तो उसमें इतिहास से संबंधित चित्र, मॉडल, स्टार्स आदि सभी लगे हुए या प्रदर्शित किए हुए होते हैं। तो वहां पर जाकर अपने आप बालक की एक सोच या एक वातावरण जो बनता है वो ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण होता है। और फिर उसी वातावरण में अगर हम शिक्षा प्रदान करते हैं, किसी चीज का ज्ञान बालक को देते हैं, वो सूचना प्रदान करते हैं, तो बालक उस चीज को समझ पाता है और उसी के अनुकूल व्यवहार कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसे वो ऐतिहासिक वातावरण अगर दिखाई मिलता है तो उसकी जो सोच है वह भी ऐतिहासिक निर्मित होती है और उस काल को वो समझने में सक्षम हो पाता है, क्योंकि उसके पास सभी संसाधन वहां पर उपलब्ध होते हैं। क्योंकि कक्षा तक शिक्षक 2 या 3 अपनी सहायक सामग्री को ले जा सकता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी सहायक सामग्रियां ऐसी होती हैं कि जैसे किसी कोई बात बालक को समझ में नहीं आ रही और कक्ष में अगर बालक टीचर पढ़ा रहा है हो सकता है कि वो संसाधन उसके पास उपलब्ध ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं शिक्षण का प्रक्रिया के दौरान कि अध्यापक अपने स्तर पर सारी टीचिंग एड तैयार करके लेके जाता है, लेकिन बालक की सोच या चिंतन के आधार पर कोई नई समस्या सामने ऐसी आ सकती है जिसको स्पष्ट करने के लिए कोई संसाधन आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो कक्षा कक्ष के अंदर जब शिक्षक होता है तो वो उसके लिए उस संसाधन को कक्ष में से मंगवाना, व्यवस्थित करने में टाइम लगता है। और यदि कक्ष उसी इतिहास कक्ष के अंदर पढ़ा रहा है तो वो संसाधन सारे उसके आसपास होते हैं, जहाँ भी समस्या आती है वो संसाधन उठाया और बालक को प्रदर्शित किया और बालक की जिज्ञासा या उसकी समस्या का समाधान कर दे। अर्थात एक व्यवस्थित वातावरण का निर्माण हो पाता है, चाहे शिक्षक के लिए चाहे छात्र के लिए, दोनों। उसके बाद आता है सहायक सामग्री की सुगमता। सहायक सामग्री की सुगम उपलब्धता। सुगम उपलब्ध, ठीक है ना। सहायक सामग्री की जो उपलब्धता है वो सुगम होती है, क्योंकि जब जिसकी जरूरत है तत्काल उसको निकाल और प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर बाद में है सहायक सामग्री या संसाधन या संसाधन को सुरक्षित रखना, यानी कि सहायक सामग्री हो चाहे
संसाधन हो, उनको सुरक्षित रखने के लिए एक बाकायदा स्थान की आवश्यकता होती है। हमने कोई जैसे कुतुब मीनार का मॉडल बनाया हो, अब उसको सुरक्षित रखना हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब उसे हम कहाँ रख सकते हैं? अगर हमारे पास कोई व्यवस्थित कक्ष है तो हम उसको वहां पर सुरक्षित रख सकते हैं, और यदि हमारे पास कोई कक्ष नहीं है तो निश्चित है कि अध्यापक जहां उसको सुविधा होगी वहां रखेगा, और आवश्यक नहीं है कि वहां पर उसी अध्यापक का सामान हो सकता है, कोई दूसरा सामान रखने की आवश्यकता पड़े तो उसको उठाकर कहीं और रखो, तो बार बार इधर से उधर उसका मूवमेंट करने में घुट सकता है। इसीलिए कोई भी संसाधन हो, प्रतिरूप हो, सहायक सामग्री हो, कुछ भी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए बाकायदा कक्ष या स्थान की आवश्यकता होती है, जो स्थान हमें इतिहास कक्ष में आसानी से उपलब्ध होता है। फिर छात्रों की रुचि उत्पन्न करने में सहायक है। रुचि उत्पन्न करने में सहायक। रुचि उत्पन्न करने में सहायक है छात्रों की रुचि उत्पन्न किस तरह से की जाए, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें ये एक प्रैक्टिकल इफेक्ट है या हमने अनुभव करते हैं कि बालक इतिहास विषय में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि जो कि उसके भविष्य में कभी कहीं काम आने वाली हो। ये एक बालक की सोच होगी, जबकि नैतिक मूल्यों का जो विकास है वो यहीं से अनुभव प्राप्त होते हैं। तो यही एक कारण है कि रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, सामने बालक को दिखाई देते हैं, तो उसमें बालक की रुचि अपने आप उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जब एक व्यवस्थित कक्ष होता है तो उसमें वातावरण का निर्माण होता है, बालक की जिज्ञासा को शांत करने के सभी संसाधन वहां पर उपलब्ध होते हैं। जब बालक की रुचि कब समाप्त होगी बालक की, जब उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किसी प्रकार का संसाधन या ये कहा जाए कि शिक्षक के पास ऐसा कोई साधन नहीं होता है कि बालक की जिज्ञासा को शांत कर सके, यानी कि बालक की सेटिस्फेक्शन लेवल तक उसे टीच कर सके। तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वो कब होगा? जब उसकी जिज्ञासा शांत होगी, जो उसने इंटरेस्ट जिस चीज को जानना वो चाह रहा है, अगर उसकी जानकारी उसे पूर्ण प्राप्त होती है तो बालक उसमें रुचि लेने लगता है, क्योंकि वह चीज उसे समझ में आ जाती है। इसीलिए रुचि उत्पन्न करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट आता है नवीन ज्ञान व सूचना प्रदान करने में सहायक। नवीन ज्ञान व सूचना प्रदान करने में सहायक। ठीक है ना? नवीन ज्ञान और सूचना प्रदान करने में सहायक होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी, क्योंकि नए जो इतिहास कक्ष है उसके अंदर केवल हमें अवशेष या उसके प्रतिरूप ही नहीं होते, बल्कि उसमें नवीन लेखों से संबंधित बहुत सारे ऐसे जर्नल्स या कहा जाए पत्र पत्रिकाएं, गजट आदि सब उपलब्ध होते हैं, जिससे कि बालक को एक नई सूचना प्रदान करने के लिए संसाधन शिक्षक के पास में तत्काल उपस्थित उपलब्ध होता है। और स्वाध्याय हेतु अधिगम। स्वाध्याय द्वारा अधिगम। ठीक है ना? बालक को स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है, और उसके माध्यम से बालक उसको अपने खुद स्वयं अध्ययन करके सीख पढ़ सकता है। अगली बात आती है इतिहास कक्ष का आकार प्रकार कैसा होना चाहिए। इस चीज को समझना हमारे लिए आवश्यक है। कक्ष का आकार, ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है कि आकार कैसा होना चाहिए। विद्यालय में एक सुरक्षित स्थान पर, जहां पर एक शांत चित्त वातावरण में इतिहास कक्ष की स्थापना होनी चाहिए। और इतिहास कक्ष में जो व्यवस्थाएं हैं उसका आकार कैसा होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहली जो आवश्यकता वो किस आधार पर निर्धारित होती है इसके आकार की, कि 30 से 40
बात अलग है कि वर्तमान में आर्थिक लाभ या कुछ भी समझा उसके अनुसार 60 बच्चे एक क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो एक शिक्षक के पास खाली 20 विद्यार्थी होने चाहिए, तभी वह हर छात्र पे आसानी से नजर रख सकता है या व्यक्तिगत रूप से बालक पर अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। लेकिन ठीक है, व्यवस्था के आधार पर तो ये माना जाता है कि इतिहास कक्ष की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि 30 से 40 छात्रों की बैठक व्यवस्था हो और प्रत्येक छात्र के लिए कितना स्थान होना चाहिए? प्रत्येक छात्र के लिए 10 से 15 फीट स्क्वायर में जो होता है वर्ग फुट, प्रत्येक छात्र को 10 से 15 वर्ग फुट का स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र के लिए इतना स्थान हो कि वह 10 से 15 फीट का एक जो उसका डायमेंशन एरिया है वो उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी कार्य, क्योंकि इतिहास कक्ष में केवल अध्ययन ही नहीं, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन का कार्य भी होना चाहिए। तो उत्पादन के लिए चाहे बालक को अध्ययन करना है, तो जैसे मैप खोल रहा है तो मानचित्र को खोल रहा है, तो निश्चित है तो उसको उतनी जगह की आवश्यकता होगी। इसीलिए प्रत्येक छात्र के लिए 10 से 15 वर्ग फीट का आकार या स्थान सुरक्षित होना चाहिए। उस आधार पर एक इतिहास कक्ष का जो आकार माना जाता है, इतिहास कक्ष कितना होगा? 450 से लेकर 600 वर्ग फुट उसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग फुट क्षेत्रफल में मतलब कि एक इतिहास कक्ष में 30 से 40 छात्र बैठ सके, इतनी व्यवस्था हो, और उसमें 30 से 40 छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था कैसी हो कि प्रत्येक छात्र के लिए 10 से 15 फीट का उसमें वर्ग फीट उसमें स्थान एक छात्र के लिए निर्धारित होना चाहिए। और उसी आधार पर अगर हम वर्ग फीट के आधार पर बात करते हैं तो इतिहास कक्ष का जो क्षेत्रफल है वो 450 से लेकर 600 वर्ग फीट के बीच में माना जाता है। अब कक्ष की लंबाई जहां बात आती है, लंबाई की जहां बात आती है तो एक कक्ष की लंबाई 45 फीट, चौड़ाई आती है 25 फीट। ठीक है, यानी कि एक कक्ष जो भी बनेगा उसकी लंबाई 45 फीट और चौड़ाई 25 फीट होगी। अब इस आधार पर अगर हम देखते हैं कि इतिहास कक्ष में कि इतना, क्योंकि इसमें आकार बड़ा है 45 फीट और 25 फीट, बहुत लंबा हो जाता, चौड़ा हो जाता है। बहुत अधिक लंबा चौड़ा होने पे भी ये बात स्पष्ट है कि छात्र को अध्यापक की आवाज सुनाई नहीं दे, क्योंकि छात्र बहुत खुले बैठेंगे, ऐसे में अंतिम छात्र तक शिक्षक की आवाज नहीं पहुंची। लेकिन इस 45 फीट के अंदर 16 बाय 25 फीट का वर्ग फीट का भंडार गृह होना अनिवार्य है, जिसके अंदर की मानचित्र है, कोई प्रतिरूप है या जो ऐसी वस्तु हैं जिनको कि अंदर अलग से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, उनको मतलब कि एक ही चीज की 2 प्रतिरूप हैं। जैसे हमने कहा कुतुब मीनार के 2 है, तो प्रदर्शन में एक रखा तो एक को सुरक्षित हम भंडार गृह के अंदर रख सकते हैं। मानचित्र है तो हमने प्रदर्शन के लिए 2 या 3 मानचित्र जो जरूरत है उनको हमने रखा, बाकी को उठाकर हमने अंदर भंडार गृह में रखा। इसीलिए 16 बाय 25 फीट का भंडार गृह निर्मित किया जाना चाहिए, जिसके अंदर की सभी आवश्यक साधन या सुविधाएं उपलब्ध हों। और फिर बाद में है इसके अंदर आवश्यक सामग्री की सुरक्षा के सभी इंतजाम उसमें होने चाहिए। यानी कि एक कक्ष जो है वो 30 से 40 छात्रों के हिसाब से प्रत्येक छात्र को 10 से 15 वर्ग फीट का क्षेत्रफल बालक को दिया जाना चाहिए। वर्ग फीट का एरिया जो है वो बालक के लिए निर्धारित है। उस आधार पर 450 से लेकर 600 वर्ग फीट क्षेत्रफल का
कक्ष की लंबाई 45 फीट और चौड़ाई 25 फीट होनी चाहिए, जिसमें कि 16 बाई 25 का एक भंडार होगा, उसमें बाकायदा निर्मित होना चाहिए। अब प्रयोगशाला की सामग्री या इस कक्ष में सामग्री, इतिहास कक्ष की सामग्री। इतिहास कक्ष की जो सामग्री है उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है फर्नीचर, दूसरा है पुस्तकें और तीसरा है सहायक सामग्री। अब अगर हम फर्नीचर की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं तो निश्चित है कि इसके अंदर टेबल, कुर्सी या बेंच, अब टेबल अध्यापक के लिए भी होगी और छात्र के लिए भी होगी, कुर्सी अध्यापक के लिए भी होगी, छात्र के लिए भी होगी, बेंच छात्रों के लिए निर्धारित होगी, जिसका होना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद में यहाँ पर इसको बेंच या डेस्क भी कह सकते हैं हम, वो यहाँ होनी चाहिए। फिर शाम पर ब्लैक बोर्ड, शाम पर बहुत अनिवार्य है। इसके साथ ही हमको ये छात्रों के प्रयोग के लिए, है ना, प्रयोग के लिए 4 बाई 6 या 3 बाई 4 फीट की टेबल होनी जरूरी है, ठीक है ना। मूल रूप से ये टेबल होनी आवश्यक है। फिर इसमें इनको हम आगे देखेंगे। फर्नीचर के अंदर ही और जो आएगी सामग्री, उसमें क्या क्या आएगा? शोकेस, यानी कि जिसके अंदर वस्तुओं को आसानी से प्रदर्शित किया जा सके, जैसे कोई सिक्कों का प्रतिरूप है या मूल सिक्के हैं, जैसे हम कहीं के मतलब मूल रूप से जिस चीज को, जैसे आपने बहुत सारे संग्रहालय में देखा होगा कि तात्कालिक समय के सिक्के हैं, तलवारें हैं, उनके उपयोग की वस्तुएं, उनको प्रदर्शित किया गया होता है। तो इतिहास कक्ष में भी इसी तरह के प्रदर्शन के लिए शोकेस का होना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर आएगा बुलेटिन बोर्ड, ठीक है ना। इसका भी यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं बालक को देनी होती हैं, इसलिए बुलेटिन बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है सूचना पट। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर समाचार अंकित किए जाते हैं और इसके ऊपर सूचनाएं संकलित की जाती हैं, उनको वहां पर लगाया जाता है। और फिर सामान्य जो सामग्री है उसके अंदर जैसे लाइट, पंखा, कचरा पात्र, पायदान, ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें हैं, वो इस फर्नीचर के रूप में कक्ष पूरी तरह से अच्छे से सजा हुआ होना चाहिए, यानी कि अध्यापक और छात्र के बैठने की व्यवस्थित जगह हो। फिर इसमें अलमारियां, ठीक है ना। और फिर एक तरह से कहा जाए कि रीडिंग स्टैंड भी उसमें होना चाहिए, ठीक है ना, पाठन स्टैंड, है ना, पाठन स्टैंड होना चाहिए। फिर इसके अंदर और भी अगर हम वस्तुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर और भी आपकी बहुत सारी वस्तुएं आ सकती हैं, जिसमें बैग स्टैंड, ठीक है ना। अब स्टैंड में पढ़ने के लिए एक बाकायदा जो रीडिंग स्टैंड होगा वो होना चाहिए। मैप को, मानचित्र को रखने का उनका स्टैंड वहाँ पर बाकायदा रखा हुआ होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक तरह से फर्नीचर की जहाँ बात आती है तो हर चीज सुरक्षित रखने के लिए सभी फर्नीचर उपलब्ध होने चाहिए। फिर पुस्तकों की जहाँ बात आती है हमारी कि अब इसमें पुस्तकें कौन कौन सी होनी चाहिए, तो पुस्तकों की भी अगर हम लिस्ट बनाना चाहें तो बहुत बड़ी लिस्ट
पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, महापुरुषों की लिखी पुस्तकें, या महान लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकें, ठीक है, लेख, फिर इसमें पत्र पत्रिकाएं, गजट, है ना, फिर जर्नल्स, है ना, मतलब इस तरह से बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक अभिलेख भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। ऐतिहासिक अभिलेख, जैसे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इसमें होनी अनिवार्य है। इसमें शब्दकोश का होना भी बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना, क्योंकि शब्दकोश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे तकनीकी शब्द होते हैं जो बालक को समझ में नहीं आते, तो उनको समझने के लिए वो शब्दकोश का सहारा ले सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें शब्दकोश विषय यानी कि पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, फिर बाद में महापुरुषों के द्वारा लिखे गए लेख या पुस्तकें, लेख, विभिन्न प्रकार के लेख, पत्र पत्रिकाएं, जर्नल्स, गजट आदि सभी उसके अंतर्गत रखे गए होने चाहिए, जिससे कि बालक यहाँ तक कि कहानियों की पुस्तकें भी इसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारी जानकारी है जो इनसे बालक आसानी से प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो हमारा इसमें महत्वपूर्ण साधन है, या ये कहा जाए कि एक इतिहास कक्ष की व्यवस्था, सामग्री प्लस व्यवस्था भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी व्यवस्था में तीसरी चीज जो आती है वह आती है सहायक सामग्री, ठीक है। अब सहायक सामग्री में निश्चित है कि आप बहुत अच्छे से पता है हमको कि सहायक सामग्री के अंतर्गत मानचित्र, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, मानचित्र आ जाएंगे, चार्ट्स, मॉडल्स, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, ठीक है, प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, फिल्म, स्लाइड्स, टेलीविजन, टीवी आ जाएगा, फिर इसमें पेन, क्योंकि वीसीआर भी होता है, तो हम वीसीआर को अब यहाँ को सीडीज हिसाब से मिलते नहीं है, उसकी जगह हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो पेन ड्राइव आदि जैसे जितने भी संभव संसाधन है सब वहाँ पर सुरक्षित रखना बहुत अनिवार्य है और इसकी आवश्यकता, क्योंकि मूल रूप से प्रोजेक्टर है, फिल्म स्ट्रिप है, टीवी है, इनकी फिल्म स्लाइड्स वगैरह इनकी वहाँ सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष अनुभव कराना चाह रहे हो तो आप हर स्थान पर बालक को नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उनकी फिल्म बालक को दिखा सको। इस फिल्म को दिखाने के लिए हम यहाँ पर इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए इतिहास कक्ष होना अनिवार्य है, जो एक बालक के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात ये समझ में आई होगी कि इतिहास कक्ष कैसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उसमें किस किस तरह के संसाधनों को सुरक्षित रखा जाता है। उसी आधार पर आज आपका होमवर्क होगा इतिहास विषय के शिक्षण अधिगम को रोचक बनाने में इतिहास कक्ष या क्लब को समझाएं।
इतिहास क्लब या कक्ष इसको कैसे इतिहास शिक्षण के अधिगम और शिक्षण को किस तरह से रोचक बना सकता है, इस चीज को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में टीम का तो ध्यान रखने, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।